आगे, ठीक है। तो इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था ना, वेरिएबल पढ़ लिए थे, कोएफिशिएंट पढ़ लिए थे, कांस्टेंट पढ़ लिया था, क्या होता है इक्वेशन के एग्जांपल भी देख लिए थे, ठीक है। इक्वेशन भी समझ में आ गई थी, इतना सब ठीक हो गया ना। इक्वेशन समझ में आ गई, कोएफिशिएंट आ गए, कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल आ गए, इन सब की डेफिनेशन खुद लिखोगे आप। मैं चेक करूंगा कि क्या आया आपको समझ में फिर, ठीक है। इसके बाद अब हमने पढ़ना है कि इक्वेशन बनानी तो हमें आ गई कि अच्छा ये सारी चीजें होंगी तो इक्वेशन बनेगी। अब जैसे हम बचपन में पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब क्या क्यों नाम आ रखे हैं ऐसे और कैसे आ रखे हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा मैंने 7x + 8 = 0, ठीक है। अब इसमें आप ये बताओ वेरिएबल क्या क्या है। एक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हाँ 7 और 8, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, पहले आपको इससे पहले डिग्री समझ आनी पड़ेगी, डिग्री पे बात करते हैं, ठीक है। पता है डिग्री क्या होती है? हाँ, पॉलिनोमियल या कोई भी एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे डिग्री कह देंगे। कोई भी इक्वेशन ले लो, पॉलिनोमियल तो अभी बताया जैसे इसमें नहीं 1 है, इनकी हाईएस्ट पावर 1 है, पर अगर हम 2 की तरह ले लें, मतलब 8 को हम 2 की पावर में ले लें तो 4 हो जाएगी, ठीक है। चलो पहले टर्म्स पे करते हैं फिर बात। टर्म्स पता है, अगर ये लिख रखा है तो आप इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इसका एक नाम बोल देते हैं, टर्म क्या बोलते हैं इस ये एक टर्म है ना इस इक्वेशन में, तो ऐसी इक्वेशन का नाम होता था 8th क्लास में, मोनोमियल। अगर दो टर्म होंगे तो जैसे 7x + 8, हाँ ये बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, फिर पॉलिनोमियल, जितनी भी आगे तक चलती रहेंगी। मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल का वही है। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब चलते रहेंगे आगे। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, हाँ पॉली, ठीक है। मेरे को पहले लगता है पॉली मतलब 5 होता है, पर फिर बाद में मियल मतलब होता है इक्वेशन, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, टर्म्स होंगे, ठीक है, वो पॉलिनोमियल है, ठीक। जैसे पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन की स्पेलिंग में पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे, इथीन, इथीन मतलब डबल बॉन्ड वाले, आप इसी बार पढ़ोगे कार्बन में, इथीन क्या होता है, इथाइन क्या होता है, इथाइलिन क्या होता है, एसिटाइलिन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो पॉलीथीन का नाम भी वहीं से आ रखा है। फिलहाल के लिए पॉली मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स है जिसमें, मियल मतलब टर्म्स हो गए, तो बहुत सारे टर्म्स है जिसमें होंगे, उस इक्वेशन को आप जनरली क्या बोल देते हो, पॉलिनोमियल, ठीक है। मियल मतलब टर्म्स, तो बहुत सारे टर्म्स जिस इक्वेशन में होंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल। मतलब अगर 2 से ज़्यादा भी होगा तब भी आप उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ही बोलोगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया टर्म्स। मोनोमियल को नहीं बोलेंगे पॉलिनोमियल? नहीं, मोनोमियल का मतलब एक टर्म है, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म है, 2 से ज़्यादा टर्म्स जिस भी इक्वेशन में होंगे हम उन्हें क्या, वैसी इक्वेशन को क्या बोल देते हैं, दिस इज पॉलिनोमियल, ठीक है। आइए समझ में। अब हमने बात करनी है, टर्म्स की बात कर ली, थोड़ा डिग्री पे लिख रहा था मैं। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। 7x⁸ प्लस 9x⁵ प्लस 16x प्लस 8 = 5, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, तो इसमें वेरिएबल क्या है मेरा x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 8 है। तो मैं क्या कहूँगा कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 8। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8, ठीक है। अब कुछ चीज़ें बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर इफ किसी भी इक्वेशन में मेरी जो डिग्री हो रही है वो 1 है, तो मैं उस ऐसी इक्वेशन को नाम देता हूँ कि वो एक लीनियर इक्वेशन है, समझ आ रहा। हाँ। अगर मेरी डिग्री 2 होगी तो मैं उसी वैसी इक्वेशन को बोलूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो 3 वाली में क्यूबिक। अगर डिग्री मेरी 3 होगी तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, क्यूबिक इक्वेशन। अगर डिग्री 4 होगी तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, बाई क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री 5 होगी तो क्विंटिक, ठीक है। और अगर तो ऐसे, अब नाम, बात ये थी कि कितने नाम हम याद करेंगे, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा जिसमें भी दो से ज़्यादा मेरी डिग्री होगी
उन सबको भी मैं क्या बोल देता हूँ, एक पॉलिनोमियल ही बोल देता हूँ, मतलब जनरली इन जनरल, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल का जो सेंस आया था वो बचपन में ही आया था, बचपन में कहाँ पर से जो टर्म्स होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ये समझ में आया। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, फिर मैं पॉलिनोमियल इन एन वेरिएबल बोल देता हूँ उसको, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स है और डिग्री क्या है, डिग्री भी 2 से ज्यादा है उस इक्वेशन की, तो मैं वैसी इक्वेशन को क्या बोल देता हूँ, पॉलिनोमियल। एक इक्वेशन पॉलिनोमियल विद डिग्री n, अब n कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा होना चाहिए बस, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आया। तो अब ये बताना कि ये कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी होगी। आप पहले इसकी डिग्री देखो इस इक्वेशन की, 3 मतलब 3 क्यूबिक। क्यूबिक है, ठीक हो गया। और अगर ऐसा लिखा है कहीं पर, ये क्या कहलाएगा, लीनियर। लीनियर, ठीक है। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक, तो इस इक्वेशन को क्या बोल दिया, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल, या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है, समझ आया। अगर मैं ये लिख दूं, दोनों की डिग्री बताओ कितनी है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, मतलब लीनियर है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपने शायद पिछली बार भी पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस बार हाँ भी पढ़ोगे आप। ये मैंने पिछली बार ही पढ़ा था, पर मेरे को इनका मतलब नहीं आया था। मतलब जैसे ये अभी आपने बताया ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल का मतलब नहीं पता चला था। मतलब उसमें बुक में लिखा रहता था, जैसे कभी आंसर देखो तो फिर समझ में नहीं आता था, तो मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन लिख के छोड़ देता था। अभी आ गया। अब ये किसी ने बताया नहीं था। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये तो आप चलो बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, यहाँ पर से क्या x की वैल्यू डालेंगे वो सब अभी हम आएंगे उस पर, फिलहाल के लिए ये जो टर्म आते हैं ये समझ में आ गए, ठीक है। अब आपने इसके बारे में बहुत पढ़ना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका तीसरा चैप्टर है और बहुत कुछ पढ़ना है आपने इसमें, बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी 10th क्लास में अच्छा खासा पढ़ लोगे आप लीनियर इक्वेशन के बारे में, बेसिक्स जो सेंस है वो सब समझ में आ जाएगा। सेंस तो यहाँ पर से भी समझ में आ जाएगा इसी चैप्टर से, क्योंकि हम ग्राफिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको अगर एक बेसिक आउटलुक दे दूं कि इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, तो इस चैप्टर में आप पहले, अभी यहाँ पर मैं रूट के बारे में बताऊंगा, जीरोस के बारे में बताऊंगा, सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम ग्राफिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ में ये दिखते कैसे हैं। अगर मेरे को ग्राफिकल अप्रोच हमेशा डोमिनेटिंग होती है, अगर आप ग्राफ बना पा रहे हो तो ग्राफ से आप महसूस करते हो कि अच्छा ये चीज ऐसी है, ऐसी दिखेगी, ऐसा होगा, सारी चीजें हम समझा लेते हैं और हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाते हो ग्राफिकल अप्रोच कम हो जाती है, हम हर चीज को ग्राफ से नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन जब तक का हम चीजों को ग्राफ से दिखा पाते हैं वो बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए। तो अगर मैं जब आपको इन चीजों को ग्राफ से बता के दिखाऊंगा तो आप बहुत इजीली सारी चीजों को आंसर भी इनके बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन हम बाद में करेंगे जब हमें बेसिक समझ में आना चाहिए। पहले मेरा मेरा ये रहेगा कि आपको रूट निकालने सिखाऊं, जीरोस निकालने सिखाऊं, क्वाड्रेटिक अगर एक इक्वेशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट निकाले जाते हैं, जैसे हमने स्प्लिटिंग करा, मैं यहीं पर आपको श्रीधराचार्य भी यहीं पर कराऊंगा। बुक वाले बोलते हैं कि आपको श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक पूरा चैप्टर ही आपका चौथा चैप्टर उसमें बताएं, उसमें भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी समझ में आनी चाहिए चीजें, तो यहाँ पर भी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ग्राफ में जाएंगे। ग्राफ भी इसमें, ग्राफ आपका सीबीएसई ने हटा चुका है, लेकिन आपको आनी चाहिए। ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम करेंगे। फिर हम इनके जीरोस और कोइफिशिएंट में बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। कोई भी, अगर मैं पॉलिनोमियल पे गया ही नहीं हूँ, अगर आप देखोगे तो चैप्टर का नाम तो है लेकिन अभी तक हमने पॉलिनोमियल पढ़ा नहीं है। तो पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके कोइफिशिएंट्स। डिग्री या वेरिएबल कोई मायने नहीं रखता, सबसे मायने ज्यादा रखते हैं कोइफिशिएंट्स, ताकि उसके जीरो निकल। हाँ। तो अगर आपको ये पॉलिनोमियल के बारे में जानना है तो उसके कोइफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है ये भी इस चैप्टर में पढ़ना है। ये था बेसिक आउटलुक। अब मैंने यहाँ पर आपको ये समझा दिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में जाएंगे, ये यहाँ पर, ठीक है। और जब हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ लेंगे तो इसके बाद मैं रूट्स पे जाऊंगा, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेटिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं।
क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो जैसे 3x² प्लस का 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हैविंग हाईएस्ट पावर या ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये समझ में आया कि ऐसी दिखती है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक, सॉल्यूशन एक वो नंबर है, ठीक है, जो क्या करता है, जो LHS और RHS को इक्वल कर देता है। ठीक है, सॉल्यूशन का काम क्या है, सॉल्यूशन का काम है LHS को किसके इक्वल कर देना, RHS के इक्वल कर देना है। ये चीज समझ में आई है, बस यही काम होता है सॉल्यूशन का। ठीक, मतलब वेरीफाई कर देता है। और मैं अगर बोलूं अच्छे से तो ये क्या करता है, वेरीफाई कर देता है। ठीक है, वेरीफाई क्या करता है, LHS इक्वल्स टू RHS। सॉल्यूशन का एक ही काम होता है। ठीक है, वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को क्या करता है, बराबर करके लेके चलता है। ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में कौन सा लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़े थे। ठीक है, उसमें भी क्या बोला था कि प्रोडक्ट रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट का जितना मास होगा और प्रोडक्ट जब मिल जाएगा तो उसका जितना मास होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था के, और वो उनने दिए थे, लेवोजियर वगैरह ने दिए थे। ठीक है ना, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा है, समझो आप, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था आपने। ठीक है, तो ये यही चीजें इस यहाँ पर भी हैं, ये भी नियम को फॉलो कर रहे हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। और जो जो वैल्यू x की जो वैल्यू LHS इक्वल्स टू RHS कर दे, उसको मैं क्या कहूंगा कि वो सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, ऑफ माय पर्टिकुलर इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ x which satisfies or which verify the equation or which do LHS equals to RHS will be the solution of given equation। समझ में आ गया, लिख दे रहा हूं मैं, the value of x for which equation gets satisfied or verified, that is LHS equals to RHS। वो x की वैल्यू जो क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे या इक्वेशन को वेरीफाई कर दे। वेरीफाई करने का मतलब LHS इक्वल्स टू RHS कर दे। ठीक है, विल बी द सॉल्यूशन। हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, ये आ गया समझ में, सॉल्यूशन आया। अब हमने अभी आगे वो पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। लीनियर के तो आपको आते हैं, वो सिखा भी देंगे। मेन जो काम है, मेन आज का जो हमारा काम रहेगा वो है स्प्लिटिंग सीखना। ठीक है, हाँ तो हाँ अच्छी बात, थोड़ा बहुत लिख बता देता हूँ यहाँ, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आपके लिए अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकालने हैं इसके दो तरीके हैं। एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक है आपका श्रीधराचार्य। इसका नाम ही श्रीधराचार्य है। हाँ ये नाम है मैथमेटिशियन का, उन पे ही पढ़ा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ठीक, तो हम श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम स्प्लिटिंग के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने ये इक्वेशन दे दिया है आपको क्वेश्चन के माध्यम से, x² प्लस का माइनस का ले लेते हैं 7x प्लस का ले लेते हैं 10। ठीक है, एक काम करते हैं, ये ले लेता हूँ मैं 2x² 14x प्लस 20, ये लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को मैं स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब भी क्या होता है, प्री डिफाइंड स्टेप्स, जैसे आपको करना है 10 और 4 है ना, देखते हैं। -4 अब करते कैसे हैं, पहला स्टेप। ठीक है, हाँ। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी हाईएस्ट पावर है और जो लीस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है और जो लीस्ट पावर है उनका क्या करना है मेरे को,
मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। ये सिर्फ 2 डिग्री के लिए होगा, हाँ, स्प्लिटिंग और कहीं काम नहीं आती, सेम श्रीधराचार्य फॉर्मूला और किसी इक्वेशन के वो सॉल्यूशन निकालने में काम नहीं आते, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही है, ठीक है। और किसी जैसे क्यूबिक में नहीं कर पाओगे आप ऐसा, ठीक है। क्यूबिक का दूसरा तरीका होता है फैक्टराइजेशन का, वो हम बाद में सीखेंगे जब क्यूबिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल डिवाइड करके उसे क्वाड्रेटिक बनाना, सही। तो क्या करना है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है किससे, कांस्टेंट टर्म से, मतलब 2 × 20। हाँ, फिर कर दिया 2 × 20 आ गया, ये आ गया हमारा 40। दूसरा स्टेप करना है, फैक्टर करने हैं ऑफ 40। तो फैक्टर हम एलसीएम से कर लेते हैं, जैसे एलसीएम लेते हैं उस हिसाब से, ठीक है। 10 और 4 आ जाएगा, 2 कितना आ गया 20, 2 10 जा आ गया, 2 5 5 1 जा आ गया, ठीक है। अब क्या करना है तीसरे स्टेप में वी हैव टू, हमें क्या करना है, वी हैव टू स्प्लिट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सच दैट, हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को इस हिसाब से स्प्लिट करना है ताकि इफ वी ऐड स्प्लिटिंग नंबर्स we get 14, we get coefficient of x, and if we multiply splitted number we get product of constant and coefficient of x square। समझा दे रहा हूँ क्या लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे स्प्लिट करना है, ये जो मिडिल टर्म है इसको, सॉरी ये जो मिडिल टर्म है 14x, ठीक है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि जोड़ने पर यही मिल जाए मेरे को, वो दो स्प्लिटिंग नंबर आएंगे, उन दोनों को जोड़ने पर तो 14x आए, लेकिन अगर मैं उन दोनों जो मेरे स्प्लिटिंग नंबर्स आ रखे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आए 40, जो यहाँ पर से आया था, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, किसके, 14x के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि जोड़ने पर 14 आ जाए, और उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने पे वो जो फैक्टर मैंने तोड़ के लिखे थे उनको मल्टीप्लाई करने पर 40 मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, तो 10 + 4 14 आ जाएगा। लेकिन मेरी इक्वेशन क्या थी, मेरी इक्वेशन ये थी 2x² माइनस का 14x + 20, ये थी ना। तो मेरे को वो तो मिला क्या कि मैं 10 + 4 करूं, लेकिन इधर साइन कैसा चाहिए, हाँ, तो मैं -10x और -4x ले लूंगा, और देखो मल्टीप्लाई करने पे 10 और 4, हाँ। ये तो हम ऐसा होता है ना कि ब्रैकेट में लेंगे और माइनस बाहर से होते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, प्लस माइनस। अब ये बताओ कि 10 × 4 कितना होगा, 40 चाहिए था ना मेरे को, देखो ये बोला है मैंने कि मल्टीप्लाई करने पे मेरे को प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ x² मिलना चाहिए, वो आया था मेरा 40, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे 40 आ रहा है, ऐड करने पे बीच वाला ही नंबर आ रहा, तो मेरी स्प्लिटिंग बढ़िया हो रखी है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में कॉमन ले लूंगा आगे वाले में, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से बचेगा 5, इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन ले लूंगा, x - 5, ठीक है। ये दोनों, अब अगर आपको आपका ये दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे हैं तो आपने कहीं पर गलती कर रखी है, ठीक, जबरदस्ती बढ़ाना नहीं है, ऊपर वाले को सॉल्व करना है ढंग से, ठीक है। अगर ये दोनों ये जो ये अंडरलाइन करे हुए अगर सेम नहीं आ रहे आपके, तो आपने ऊपर गलती करी, अगर सेम आ रहे तो आप समझना कि आपने सही फैक्टर कर रखे हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद इन दोनों में कॉमन आ जाएगा ही x - 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x - 4, ठीक है। इतना है समझ में। तो अगर मेरे को अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इफ वी वांट सॉल्यूशन, ठीक है, अगर मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, वी हैव टू इक्वेट
these factors to 0। अगर मेरे को सॉल्यूशन चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मेरे को ये जो फैक्टर आ रखे हैं मेरे, इनको क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा इन्हें 0 से। तो x - 5 और 2x - 4 को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के। तो x किसकी, अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा, इसका मतलब या तो एक 0 होगा या दूसरा 0 होगा या दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से x - 5 एक बार 0 होगा और एक बार 2x - 4 0 होगा। जब x - 5 0 होगा तो x कितना आ जाएगा, -5 है, प्लस का 5, और 2x कितना आ जाएगा 4, तो x कितना आ जाएगा 2। अच्छा सॉरी तो x से कितना आया 5 और 2, 5 और 2 क्या है, सॉल्यूशन है। किसके सॉल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब मान लो तुम नहीं मानते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें कि यही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस का 14 इंटू हो गया 2 प्लस 20, 2 4 जा कितना हुआ 8, ये हुआ 28 प्लस 20, 8 प्लस 20 28 माइनस 28 कितना आया 0। सेम चीज आप दूसरे के लिए वेरीफाई करोगे घर में, ठीक है। मैंने x इक्वल्स टू 2 के लिए आपको दिखा दिया कि LHS इक्वल्स टू RHS कर रहा है। देखो मैं सॉल्व करके चल रहा था ना LHS को, और ये इक्वल आ गया 0 के, 0 क्या था RHS। हाँ तो मैं 5 रख दूंगा और आपको जब मैं शुरू में इरेशनल पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर LHS को सॉल्व करा और RHS लिया है तो ऐसे प्रूफ को बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ। हाँ ये डायरेक्ट, और जो हम एक वो होता है x को b के इक्वल दिखा दो और b को भी a के इक्वल दिखा दो, फिर वो आपस में इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। x इक्वल्स टू 5 प्ले कर लोगे ना, दिखा दोगे तो ये इक्वल आ जाएंगे, और जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। डिग्री अगर किसी इक्वेशन की 5 होगी तो उसके 5 सॉल्यूशन होंगे, रूट में अभी नहीं जाता हूँ, उसके 5 सॉल्यूशन होंगे। अगर डिग्री 25 है तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 25 से एक कम भी नहीं होगा, 25 से ज्यादा, मतलब ऐसा होगा कि 1 होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं वो 25 होंगे। 0 मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3 ऐसा नहीं, 25 के 25 होंगे। 25 डिग्री है तो 25 ही सॉल्यूशन होंगे उसके, समझ आ रही है बात। अगर कोई इक्वेशन x³ है तो उसके कितने एटमोस्ट सॉल्यूशन निकल सकते, 3 उसके एटमोस्ट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। 3 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते उसके, 3 ही सॉल्यूशन होंगे। कितनी गजब की बातें हैं ये, समझो आप, ठीक है। अब हमने आज क्या पढ़ा कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। मैंने रूट नहीं बोला, मैंने आपको 0 नहीं बोला, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, रूट और 0 कब डिफरेंस आता है इनमें, कब डिफरेंस नहीं आता, ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। रूट्स और जनरली बहुत लोग बोलते हैं कि रूट और जीरोस में कोई डिफरेंस ही नहीं है। हम देखेंगे कि रूट्स और जीरोस में कब डिफरेंस आता है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और हमने सॉल्यूशन निकालना सीख लिया है। और एक चीज और बता देता हूँ, ये जो आ रखे हैं ना, ये जो आया है, ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये इसका फैक्टर है, समझ आ रही है। मतलब ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, समझ आ रही है बात। फैक्टर डिवाइड, ये फैक्टर है तो फैक्टर डिवाइड करेगा इस इक्वेशन को, या ये डिवाइड हो जाएगा इन फैक्टरों से, ठीक है। तो फैक्टर से मैंने सॉल्यूशन कैसे निकाला, देखा आपने, इक्वल टू 0 कर देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने यहाँ पर। कोई बोलता है कि मेरे पास ये फैक्टर है, मेरे को चाहिए जीरोस, ये जीरोस छोड़ो, मेरे को चाहिए सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, उसको उस फैक्टर को क्या कर दूंगा, इक्वल्स टू 0। अगर मेरे को 0 पता है, मेरे को किसी इक्वेशन का 0 पता है, मेरे को उस इक्वेशन का फैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उस जीरो को दूसरी तरफ ले जा लूंगा, वो मेरा फैक्टर बन जाएगा। ये भी हम देखेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे हम वो लेते थे पिछली क्लास में p की पावर x फैक्टर एंड सॉल्यूशन। फैक्टर एंड सॉल्यूशन कैसे रिलेट करते हैं ये पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि जीरोस और रूट्स में क्या डिफरेंस होता है,
ये भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज हम ये पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़नी है हमें, और फैक्टर थ्योरम भी पढ़नी है, ठीक है, जो 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो पढ़नी है, ठीक है। फिर हम आगे चीज़ों को करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ आपको होमवर्क, और उन्हें करोगे फिर आप, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने, इक्वेशंस को कि क्या सॉल्यूशन होंगे वो निकाल के लाओगे, ठीक है। ये सब कल चाहिए? देखता हूँ। मतलब कल तो मतलब आप वैसे छुट्टी लेने आने थे। चलो इनको सॉल्व करना, ठीक है। और इनसे ये बहुत बेसिक से हैं, अभी ये सबसे इजी दे रखे हैं, ठीक है। और इनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो और कुछ पूछना है इसमें ही बताओ। नहीं। हो गया सब? हाँ सब।